दिल्ली की सर्दियों की एक धुंधली शाम थी। आदित्य खिड़कियों के पास खड़ा बारिश की बूंदों को शीशे पर टकराते देख रहा था। उसका स्टूडियो अपार्टमेंट कैनवस, तेल के रंगों और कॉफी के कप्स से अटा पड़ा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर ताशा खड़ी रहती थी। उसके काले बालों पर पानी की सूक्ष्म बूंदें चमक रही थीं। अम्मा ने भेजा है, उसने एक डिब्बा बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। आदित्य मुस्कुराया। ताशा उसकी अगली दरवाजे वाली पड़ोसन थी। 1 साल से भी ज्यादा। पहले सिर्फ हेलो बाय का रिश्ता, फिर कभी चाय का कप, कभी किताब वापस करना, कभी वाईफाई पासवर्ड मांगना। अंदर आओ, आदित्य ने कहा। तुम्हारे बाल भीग रहे हैं। ताशा अंदर आई। उसकी नजर कैनवस पर पड़ी, जिस पर आदित्य काम कर रहा था। एक अधूरी पेंटिंग जिसमें एक खिड़की से झांकती हुई एक धुंधली सी आकृति थी। ये कौन है? ताशा ने पूछा। पता नहीं, आदित्य ने कंधे उचकाए। शायद वो जिसे मैं अभी तक जानता नहीं। एक क्षण की चुप्पी। फिर ताशा ने कहा, मुझे मुंबई ट्रांसफर मिल गया है। हवा में एक तनाव छा गया। आदित्य ने अपनी ब्रश रख दी। उसे एहसास हुआ कि यह खबर उसे कितनी अप्रत्याशित रूप से चोट पहुंचा रही थी। ताशा उसकी दिनचर्या का एक सहज हिस्सा बन गई थी। उसकी कॉफी की खुशबू लिफ्ट में, उसके हल्के से गुनगुनाने की आवाज शाम को, उसके दरवाजे पर लगे मरंथा के पौधे की देखभाल करने का उसका बहाना। बहुत बढ़िया, उसने आवाज में उत्साह ढोते हुए कहा। मुबारक हो। धन्यवाद। ताशा की आवाज धीमी थी। वह खिड़की के पास गई। तुम्हारी पेंटिंग में हमेशा खिड़कियां क्यों होती हैं? शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा किसी के आने का इंतजार करता हूं, आदित्य ने सच कह दिया। उस शाम चाय की चुस्कियां लंबी होती गईं। बातें दफ्तर के किस्सों से निकलकर बचपन के सपनों तक पहुंच गईं। आदित्य ने जाना कि ताशा को भी उसकी तरह बारिश और रविंद्र संगीत पसंद है। ताशा ने जाना कि आदित्य की त्वचा पर तेल पेंट के छोटे छोटे निशान हैं, और जब वह गहराई से सोचता है तो अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। रात हो गई। बारिश रुक गई थी। ताशा ने उठने का इरादा किया। मुझे जाना चाहिए। इससे पहले, आदित्य ने कहा हाथ बढ़ाते हुए, क्या तुम मेरे लिए पोज दोगी? बस एक स्केच। ताशा ठिठकी, फिर मुस्कुराई। क्यों नहीं? उसने अपनी स्वेटर उतार दी और खिड़की के पास वाली पुरानी कुर्सी पर बैठ गई। स्टूडियो लाइट का नरम प्रकाश उसके चेहरे के कोणों पर पड़ रहा था। आदित्य ने स्केचबुक उठाई। उसकी उंगलियां चाकू से नुकीली हुई चारकोल पकड़े हुए थीं, लेकिन उसकी नजरें ताशा पर थीं। उसकी गर्दन का मनके, कंधे का नरम ढलान, आंखों में छिपी एक कसमसाहट। कमरे में सन्नाटा था, बस चारकोल के कागज पर रगड़ खाने की आवाज और 2 सांसों की लय। आदित्य की नजरें कैनवस से उठकर ताशा की आंखों से जा मिलती। हर बार एक अदृश्य तार खींचता, एक गर्मी फैलती। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, आदित्य ने कहा। ताशा ने आंखें बंद कर ली। अब आदित्य बिना रुके उसे देख सकता था। उसकी पलकों का कांपना, होंठों की हल्की सी मुस्कान। उसके हाथ ने स्केच बनाना जारी रखा, लेकिन उसका दिल एक अलग ही धड़कन बजा रहा था। कुछ देर बाद ताशा ने आंखें खोली। हो गया? हो गया। आदित्य ने स्केचबुक पलटी। ताशा उठकर उसके पास आई। स्केच में वह थी, लेकिन कुछ और भी था। एक ऐसा भाव जो शायद उसने कभी अपने चेहरे पर देखा ही नहीं था। एक कोमल लालसा, एक उदास प्रेम। यह मैं हूं? ताशा ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो तुम हो जिसे मैं देखता हूं, आदित्य ने कहा। एक लम्हा ऐसा आया जब हवा में मौजूद हर चीज ने सांस रोक ली। ताशा ने हाथ बढ़ाया और आदित्य के गाल पर लगे एक चारकोल के धब्बे को अपने अंगूठे से सहलाया। स्पर्श इतना हल्का, इतना गर्म था कि आदित्य की सांस थम सी गई। मैं नहीं चाहती कि यह रुके, ताशा ने कहा, आवाज एक कांपती हुई लहर की तरह। तो मत रुको, आदित्य ने कहा, और उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। पहला चुंबन कोई आकस्मिक विस्फोट नहीं था। वह एक सवाल था, एक जवाब था, एक धीमी गति से लिखा गया वाक्य जो महीनों की चुप्पी को तोड़ रहा था। उसके होंठ नरम थे और स्वाद कॉफी और हलवे जैसा मीठा। आदित्य के हाथ ताशा की पीठ पर गए। उसकी साड़ी का महीन कपड़ा उसकी उंगलियों के नीचे गर्म हो रहा था। ताशा ने उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझा दी। उसे और पास खींचा, मानो डर हो कि वह दूर चला जाएगा। वह खिड़की के पास वाली पुरानी दीवान पर सिमट आए। चुम्बन गहरे होते गए।
हाथों के स्पर्श में एक जलती हुई कोमलता थी। आदित्य के होंठ ताशा की गर्दन पर उतरे, उसकी नब्ज की धड़कन महसूस करते हुए। ताशा की सांसें तेज थीं, उसकी उंगलियां आदित्य की शर्ट के बटन खोल रही थीं, उसकी त्वचा की गर्मी को महसूस करने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही आदित्य का हाथ उसकी साड़ी के पल्लू के नीचे सरका, ताशा ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ रोक दिया। रुको, उसने कहा, आंखों में एक चमक के साथ जो आंसू और इच्छा का मिला-जुला रूप था। आदित्य रुक गया, उसकी सांसें भारी थीं। माफ करना, मैं नहीं। ताशा ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। माफी मत मांगो, बस बस हमें यह पल धीरे जीने दो, क्योंकि कल कल सब कुछ बदल जाएगा। वे एक दूसरे से लिपटे, सिर्फ सांसों का आदान प्रदान करते हुए, दिल की धड़कनों का समय मिलता हुआ सुनते हुए। बाहर दिल्ली सो रही थी, अंदर दो दिल एक दर्दनाक सच्चाई से जूझ रहे थे। कभी कभी प्यार सही समय पर आता है, लेकिन गलत जगह पर। सुबह हुई, ताशा चली गई। आदित्य के स्टूडियो में वह स्केच पड़ी थी और एक खालीपन जो रंगों से भरने के लिए बहुत बड़ा था। एक हफ्ते बाद ताशा का मुंबई जाने का दिन आया। आदित्य ने उसे विमान छोड़ने नहीं आना चाहा, लेकिन ताशा का संदेश आया, आ जाओ, आखिरी बार। एयरपोर्ट की भीड़ में वे आखिरी बार आमने सामने थे। तुम्हारी पेंटिंग पूरी हुई? ताशा ने पूछा, आंखें चमकीली। हाँ। आदित्य ने एक छोटा सा कैनवस उसे दिया। ताशा ने उसे खोला। पेंटिंग में वही खिड़की थी, लेकिन अब उसके पीछे एक स्पष्ट मुस्कुराता हुआ चेहरा था, अपना। और खिड़की के बाहर एक नया सूरज उग रहा था। यह तुम हो, आदित्य ने कहा, जिसे मैंने हमेशा से जाना है। ताशा ने कैनवस को अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कभी अलविदा नहीं कहूंगी, क्योंकि अलविदा नहीं होता। आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सिर्फ फिर मिलेंगे होता है। आखिरी चुंबन नमकीन था, आंसुओं के स्वाद से। फिर ताशा गेट की तरफ चली गई, एक बार पलटकर देखा और अब अंततः अदृश्य हो गई। आदित्य एयरपोर्ट से बाहर निकला। सर्द हवा ने उसके गालों को छुआ। उसकी जेब में एक चिट्ठी थी जो ताशा ने उसके पॉकेट में रख दी थी। उसने उसे खोला। लिखा था, प्रिय आदित्य, कभी कभी प्यार एक पूरी किताब नहीं, बस एक सुंदर अध्याय होता है। हमारा अध्याय छोटा था, लेकिन हर शब्द सच्चा। मुंबई में एक खिड़की होगी जहां से मैं दिल्ली की तरफ देखूंगी, और शायद किसी बारिश की शाम तुम्हारी घंटी बजे। हमेशा तुम्हारी ताशा। आदित्य ने चिट्ठी को अपने दिल के पास रख लिया। प्यार हार नहीं मानता, वह सिर्फ रूप बदलता है। और कभी कभी एक दरवाजे की दूरी का प्यार दो शहरों की दूरी में फैलकर और भी गहरा हो जाता है।